समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। रासो साहित्य की भाषा डिंगल और पिंगल के नाम से भी जानी जाती है। इसकी व्याख्या करने हेतु मैं यहाँ अगला 12वां भाग आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। अब आप देखें, डिंगल के बारे में पहले बताता हूं। अधिकांश रासो साहित्य की भाषा को विद्वानों ने डिंगल और पिंगल भाषा कहा है। दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले डिंगल के बारे में बताते हैं कि विद्वानों ने क्या क्या कहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से डिंगल राजस्थानी भाषा का प्राचीन रूप है, अर्थात राजस्थानी भाषा को लोगों ने डिंगल नाम दिया। विद्वानों में डिंगल शब्द के उद्भव पर बहुत मतभेद है। पहला, पुरुषोत्तम स्वामी के मतानुसार डिंगल शब्द डिम धन गल के योग से बना है। डिम का अर्थ है डमरू और गल का अर्थ है स्वर या कंठ ध्वनि। गल बात करना, डमरू की भांति कंठ ध्वनि से तीव्रगामी निकले हुए स्वर को डिंगल कहते हैं। वीर रसात्मक साहित्य हेतु यह भाषा प्रयुक्त हुई है। यह उत्तेजित करने वाली भाषा है, किंतु विद्वानों का मत है कि यह मत एक तो वैज्ञानिक नहीं है और दूसरा श्रृंगारिक रचनाएं भी इसमें प्राप्त होती हैं। बताने वाली बात यह है कि जब दरबारी कवि चारण कवि अपने आश्रयदाताओं के वीर रस की बातें करते थे, बढ़ा चढ़ाकर बातें करते थे और उत्तेजनात्मक बातें करते थे, जिससे सेना में और स्वयं राजा में युद्ध के प्रति उत्तेजना का भाव आए, उत्साह का भाव आए, ऐसे साहित्य में की भाषा को इन्होंने डिंगल भाषा कहा है। अब दूसरा देखिए, एलवी टेसिटरी के मतानुसार यह एक अपरिष्कृत और अनगढ़ लोगों की भाषा थी, किंतु विद्वानों के मतानुसार प्रारंभ में कोई भी भाषा परिमार्जित नहीं होती है। साहित्यिक प्रयोग होने के उपरांत ही भाषा का मानकीकरण होता है। एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे हिंदी का प्राचीन रूप क्या था, फिर मध्यकालीन रूप क्या था और आधुनिक रूप क्या है। हमसे बहुत से विद्यार्थियों ने यह एक शंका जताई कि सर, आदिकालीन साहित्य में तो हमें अनेक भाषाएं मिलती हैं, खड़ी बोली उसमें मिलती नहीं है, उसका मिला जुला रूप मिलता है। राजस्थानी, मारवाड़ी, हरियाणवी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, सब कुछ मिलता है। लेकिन अब जब भक्ति काल आएंगे तो भाषाएं विभाजित हो जाती है। राम भक्ति क्षेत्र की भाषा कौन सी थी? अवध प्रांत की। कृष्ण भक्ति क्षेत्र की भाषा कौन थी? ब्रज भाषा, ब्रज के थे वो। और ये जो संत थे ये घूम घूम कर उपदेश देते थे, इसलिए घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण और अनेक स्थानों पर विचरण करने के कारण इनकी भाषा में अनेक बोलियों के शब्द समाविष्ट हुए हैं। यही तथ्य और बाद में चलकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 19वीं शताब्दी के अंत में जाके इन्होंने इसका मानकीकरण किया और तब भाषा का साहित्यिक रूप जो आज दिखाई देता है वह हमें प्राप्त हुआ। ये आगे और विस्तार से बताएंगे। मोतीलाल मनेरिया के अनुसार डींग प्लस गल अर्थात डींगे हाँकने वाला या बढ़ा चढ़ाकर वार्ता करना, इसका अर्थ हुआ साहित्य में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करने वाली भाषा का नाम डिंगल पड़ा। मैंने बताया आपको, चारण कवि अपने अपने आश्रयदाताओं का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। चारण कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, अस्तु उनकी भाषा का नाम डिंगल पड़ा।
गजराज ओझा के मतानुसार भाषा में डकार ड शब्द ज्यादा आता है कि बहुलता के कारण डिंगल नाम पड़ा, किंतु वीर एवं विभत्स रस के वर्णन में ही डकार शब्द की बहुलता मिलती है, अन्य रसों में नहीं, अर्थात श्रृंगार रस में कतई नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, यह बहुत बड़े विद्वान हुए, का मत है कि डगल के अनुकरण पर डिंगल नाम पड़ा। राजस्थानी भाषा में डगल का अर्थ है अनगढ़ पत्थर। भाषा के प्रारंभिक अनगढ़ स्वरूप को ही डिंगल की संज्ञा दी गई। मैंने बताया कि प्रारंभिक भाषाएं हमेशा ही अनगढ़ हुआ करती हैं। उपर्युक्त विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि पुरानी राजस्थानी भाषा का नाम ही डिंगल था, जो नागर अपभ्रंश से निकली थी। इसका विकास कैसे हुआ? नागर अपभ्रंश से। अब दूसरी तरह की भाषा जो रासो साहित्य मिलती है, उसके विषय में उसका नाम पिंगल दिया गया। पिंगल के विषय में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश, ब्रज प्रदेश की भाषा थी, सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न ब्रज बोली में साहित्य की रचना 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई। उस समय इसका नाम पिंगल था। यह राजस्थानी साहित्य डिंगल के समान मध्य देश की साहित्यिक रचना का नाम था। तात्पर्य यह कि पिंगल शब्द ब्रज भाषा का ही नाम था। छंद सूत्र पुस्तक का नाम है। छंद सूत्र के रचनाकार का नाम पिंगल मुनि था। संस्कृत में रचित इनकी रचनाओं का नाम पिंगल पड़ा। इस परंपरा की अंतिम रचना का नाम प्राकृत पैंगलम है, जिसके आधार पर ही पिंगल भाषा का नामकरण हुआ, किंतु यह मत अतार्किक है तथा पिंगल साहित्य से इसका कोई भी तारतम्य नहीं है। अर्थात क्रमबद्ध इतिहास अगर पिंगल का देखें प्राकृत पैंगलम से, तो यह राजस्थानी भाषा में जो राष्ट्र साहित्य मिलता है उसके पिंगल से कोई भी इसका मेल नहीं खाता है, वह क्रम बीच में टूटा हुआ है। मुंशी देवी प्रसाद का मानना है कि चारण अपनी मारवाड़ी कविता को बहुत ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं और ब्रज भाषा की कविता धीरे धीरे मंद स्वरों में पढ़ी जाती है, इसलिए डिंगल और पिंगल संज्ञा हो गई, जिसको दूसरे शब्दों में ऊंची और नीची बोली की कविता कह सकते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि मारवाड़ी भाषा में जो राजस्थानी मिश्रित मारवाड़ी भाषा में जो साहित्य लिखा गया है उसको तेज स्वर में पढ़ते हैं, और ब्रज भाषा में जो लिखा गया उसको शांत और धीरे धीरे मधुर स्वर में उसको अभिव्यक्त करते हैं, पढ़ते हैं। किंतु विद्वानों ने ये कहा, किंतु विद्वानों के मतानुसार भाषा वैज्ञानिक नियमों के अनुरूप यह नामकरण नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा का नामकरण कोमलता और कठोरता के आधार पर नहीं हुआ है। स्पष्ट है एकदम। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, पिंगल भाषा को व्याकरणिक नियमों में निबद्ध तथा दिन प्रतिदिन साहित्यिक जटिलताओं से युक्त होती जाने वाली भाषा बताते हैं। श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि आगे चल के ये पिंगल धीरे धीरे व्याकरण में आबद्ध होने लगी। इस प्रकार तत्कालीन विद्वान साहित्यकारों की भाषा पिंगल थी। सुनीत कुमार चटर्जी का भी पिंगल के उद्भव के संबंध में स्पष्ट मत है। उनका उदाहरण है, ब्रज भाषा पुरानी सौरसेनी की सबसे महत्वपूर्ण
शुद्ध प्रतिनिधि है। अर्थात पुरानी सौरसेनी से ब्रजभाषा का उद्भव हुआ, इसी का नाम पिंगल पड़ा। इस प्रकार सूरसेन प्रदेश की सौरसेनी अपभ्रंश से निकली काव्य भाषा जो ब्रज भाषा थी, उसी का नाम पिंगल पड़ा। स्पष्ट है कि डिंगल और पिंगल का विवाद एक साथ साहित्य में हुआ। मुख्यतः राजस्थान में रचित साहित्य की भाषा जो मारवाड़ी से प्रभावित थी, डिंगल कही गई, डिंगल हुई, और ब्रज से प्रभावित ब्रज क्षेत्र में रचित साहित्य की भाषा पिंगल कहलाई। एकदम स्पष्ट है। पिंगल में अब एक जो साहित्य है उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं, आगे इसी का विवरण है। पिंगल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्य नृत्य गीत परंपरा की प्रतिनिधि रचना नरपति नाल कृत बीसल देव रासो है। स्पष्ट है, पहले भी मैं बता चुका हूं, जिसके कथानक का संबंध अजमेर के चौहान वंशीय शासक बीसल देव एवं उनकी रानी राजमती के श्रृंगारिक वर्णन से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसकी रचना संवत 1212 में हुई थी। माता प्रसाद गुप्त जी ने भाषा एवं ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन करते हुए बीसल देव रास की रचना 1363 विक्रमी निर्धारित की है। विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है। अस्तु विवाद में न पड़कर विद्वान इसकी रचना का समय 14वीं शताब्दी के पूर्व मानते हैं। 14वीं शताब्दी के पूर्व ये रची गई अवश्य थी। अंत में माता प्रसाद गुप्त जी बीसल देव रास के प्राप्त 500 छंदों में से केवल 128 छंदों को ही प्रामाणिक मानते हैं। यह रचना 4 खंडों में विभाजित है, जिसमें अब इसके कथानक के बारे में बता रहा हूं। बीसल देव और राजकुमारी राजमती के विवाह, उनके केली क्रीड़ा का श्रृंगारिक वर्णन, दोनों के बीच विवाद और उत्कृष्ट वियोग वर्णन, पुनः मिलन का संयोग वर्णन, यह कथानक के रूप में बीसल देव रास में है। और इसका जो वियोग वर्णन है वह बहुत उत्कृष्ट है। इस प्रकार यह रचना श्रृंगार प्रधान है। यद्यपि कथानक पूर्णतया इतिहास सम्मत नहीं है, तथापि तत्कालीन राजाओं का भोग विलास का चित्रण एवं राजस्थानी भाषा के लक्षण स्पष्ट हैं। हिंदी का रूप भी इस साहित्य में देखा जा सकता है। धीरे धीरे अपभ्रंश से परिष्कृत हिंदी भाषा का गेयात्मक रूप इस रचना में प्राप्त होता है। इसी से रामकुमार वर्मा जी मानते हैं अपभ्रंश से सद्य विकसित हिंदी का यह ग्रंथ है। आपको मैंने बीसल देव रासों के बारे में बताया, संक्षेप में उसका कथानक क्या है और महत्व वियोग वर्णन को लेकर अधिक है। पुनः आपसे निवेदन है कि आपको यदि कोई शंका हो, शंका समाधान करना हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य जाएं और वहां पर आप लिख दें, तो उसे देखकर मैं उसका निवारण कर दूंगा। एक निवेदन और कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं पृथ्वीराज रासो के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।